हेलो एवरीवन। तो हमारी वॉच लिस्ट से एक और ईएमएस कंपनी के क्वार्टर 4 FY26 के रिजल्ट आ गए हैं एंड साथ में ही मैनेजमेंट की तरफ से कॉन कॉल भी हो गया है। तो आज इस कंपनी को डिटेल में एनालिसिस करेंगे एंड इस कंपनी को डिटेल में डिस्कस करने के लिए पूरे डिस्कशन को 4 से 5 पार्ट के अंदर रखेंगे। फर्स्टली इस कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से FY26 के लिए अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए किस तरह का गाइडेंस था। सेकंड, इस कंपनी ने क्वार्टर 4 FY26 के अंदर एंड साथ में होल FY26 के अंदर अपने बिजनेस की किस तरह से डिलीवरी यहाँ पे दी है। थर्ड, जो मैनेजमेंट ने कॉन्कोल किया है उसके अंदर अपने बिजनेस के लिए फ्यूचर ईयर के लिए किस तरह से यहाँ पे ग्रोथ करने का आउटलुक दिया है एंड साथ में ही किस तरह से अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन करने के लिए या फिर नए कैपेक्स के लिए यहाँ पे आउटलुक दिया है। एंड उसके बाद में हम लोग इस कंपनी को एक वैल्यूएशन एनालिसिस वाले पैरामीटर्स हैं इसको गो थ्रू करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें ये पता लग सके कि यहाँ पे किस तरह की डील बनती हुई नजर आ रही है। एंड लास्टली पीजी लैब टू क्लास से हमें एक सबसे बड़ी क्या लर्निंग मिलती है उसके बारे में यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट पैरामीटर फर्स्ट पॉइंट को पिक करते हैं कि कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से FY26 के अंदर बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस था। फर्स्टली बात कर लेते हैं रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो जब क्वार्टर 4 FY25 की कॉन कॉल हुई थी उसके अंदर मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था कि हम लोग FY26 के अंदर 35 से 40% से रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे। हमारे इबिटा मार्जिन लगभग 9 से 10% के आसपास में रहेंगे एंड हमारे प्रॉफिट की ग्रोथ रेट लगभग 35 से 40% के आसपास में रहेगी। बट जैसे ही क्वार्टर 1 FY26 के रिजल्ट आए थे तो उसके अंदर आपको पता ही है रिजल्ट अच्छे नहीं थे। तो मैनेजमेंट ने कॉन कॉल के अंदर अपना गाइडेंस कर्टेल कर दिया था। तो 35 से 40% का रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस था उसको घटा के लगभग 20% के आसपास में कर दिया था एंड साथ में जो इबिटा मार्जिन का गाइडेंस था उसको भी घटा के लगभग 8% के आसपास में कर दिया था। तो अब देखते हैं एंड साथ में ही क्वार्टर 3 का जब रिजल्ट आया था तो उसके बाद में अपना गाइडेंस को और कट कर दिया था और ये कहा था कि हम लोगों ने हमारा जो प्रॉफिट अमाउंट का टारगेट है वो लगभग यू कैन से फ्लैटिश काइंड ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ दिखाएंगे बिकॉज़ FY25 में प्रॉफिट अमाउंट था लगभग 300 करोड़ रुपए के आसपास में एंड इन लोगों ने बोला कि FY26 के अंदर हमारा प्रॉफिट यहाँ पे लगभग 300 करोड़ रुपए के आसपास रहेगा। ऑल्दो रेवेन्यू के अंदर यहाँ पे लगभग 20% की ग्रोथ होगी बट इबिटा मार्जिन यहाँ पे श्रिंक होने की वजह से हमारा प्रॉफिट यहाँ पे ग्रोथ लगभग फ्लैटिश काइंड ऑफ रहेगी। तो ये वाला गाइडेंस था क्वार्टर 3 की कॉन कॉल के बाद में। मतलब लास्ट के 3 क्वार्टर के अंदर कंसिस्टेंटली मैनेजमेंट अपने गाइडेंस को यहाँ पे रिड्यूस करते हुए दिखाई दिए हैं। तो एक बार देखते हैं जो लास्ट वाला गाइडेंस था वो क्या फुलफिल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए मैनेजमेंट की तरफ से जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन शेयर हुई है कंपनी की उसको एक बार मैं प्रेजेंट कर देता हूं ताकि हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर सकें कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट के गाइडेंस दिए गए थे उसको यहाँ पे किस फुलफिल किया जा रहा है। तो आई थिंक आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाई पड़ रही होगी। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं क्वार्टर 4 के पर्सपेक्टिव से। तो यदि बात करें रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में तो वाई इनवाइन का रेवेन्यू यहाँ पे 10% से डिप किया है। मतलब क्वार्टर 4 FY25 में रेवेन्यू था समथिंग 1900 करोड़ रुपए के आसपास में एंड इस साल जो रेवेन्यू रिपोर्ट था समथिंग 1716 करोड़ रुपए के आसपास में रिपोर्ट हुआ है। मतलब रेवेन्यू के अंदर वाई यहाँ पे ड्रॉप दिखाई पड़ रहा है। साथ में बात करें इबिटा मार्जिन के पर्सपेक्टिव से तो आपको पता है क्वार्टर 4 का इनका यू कैन से क्वार्टर 4 जो होता है सबसे अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ रेवेन्यू नंबर देने वाला साथ में अच्छे खासा इबिटा मार्जिन देने वाला होता है। बट यहाँ पे साफ-साफ दिखाई पड़ रहा है कि क्वार्टर 4 FY26 के अंदर इनका इबिटा मार्जिन अच्छा खासा ड्रॉप करता हुआ दिखाई पड़ा है लगभग 7.70% के आसपास में एंड इसी कारण से इनका एब्सोल्यूट इबिटा लगभग 43% से डी ग्रोथ किया है। बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से तो लास्ट ईयर इनका प्रॉफिट था समथिंग 146 करोड़ रुपए के आसपास में क्वार्टर 4 FY25 के अंदर। इस साल क्वार्टर 4 में प्रॉफिट आया समथिंग समथिंग 64 करोड़ रुपए के आसपास में। मतलब वाई ऑन वाई प्रॉफिट के अंदर 56% से यहाँ पे डी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और यदि बात करें फुल ईयर के पर्सपेक्टिव से तो इनका वाई ऑन वाई रेवेन्यू कितना किस रेट से ग्रोथ किया है। लास्ट ईयर FY25 में रेवेन्यू था समथिंग यू कैन से 4870 करोड़ रुपए के आसपास में। इस साल रेवेन्यू रिपोर्ट हुआ है 5288 करोड़ रुपए के आसपास में। मतलब रेवेन्यू के अंदर मात्र 8.6% के आसपास यहाँ पे रेवेन्यू की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो मैनेजमेंट ने जो शुरुआत में गाइडेंस दिया था 35 से 40% का उसको काट के फिर 20% किया था। फिर यू कैन से क्वार्टर 3 FY26 की कॉन कॉल के अंदर उसको घटा के 17 से 19% किया था। वो भी यहाँ पे अचीव करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। मतलब वाई ऑन वाई रेवेन्यू के अंदर मात्र 9% के आसपास में रेवेन्यू ग्रोथ है यहाँ पे। मतलब क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे। इतना आप बड़ा गाइडेंस देते हो फिर काटते जाते हो और आप एक्चुअली डिलीवरी करते हो यहाँ पे 9% के आसपास में। बात करें इबिटा मार्जिन के पर्सपेक्टिव से तो इनका इबिटा मार्जिन 8.4% के आसपास में यहाँ पे रिपोर्ट होता हुआ दिखाई पड़ा है। चलो वो तो ठीक है 8% के आसपास का इनका गाइडेंस था। बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से तो इनका प्रॉफिट FY25 में था लगभग 290 करोड़ रुपए के आसपास में और FY26 में प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ 193 करोड़ रुपए के आसपास। मतलब प्रॉफिट के अंदर यहाँ पे लगभग 33% से डिप दिखाई दे रहा है। मतलब जो इनका गाइडेंस था क्वार्टर 3 की कॉन कॉल की बातें कर रहा हूं आपसे लगभग 300 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट अचीव करने का गाइडेंस था। मतलब ये लोग यू कैन से FY26 के अंदर एसेट्स को प्रॉफिट की ग्रोथ दिखाने का गाइडेंस नहीं दे रहे थे कि हमारा प्रॉफिट अमाउंट मेंटेन रहेगा। FY26 के अंदर फ्लैटिश काइंड ऑफ ग्रोथ होगी उसको भी यहाँ पे डिलीवर नहीं कर पाए हैं। तो फिर आप किस तरह का यहाँ पे आके गाइडेंस देते हो बारी बारी से आके गाइडेंस देते हो फिर कट करते हो फिर देते हो फिर कट करते हो। तो आपने तो इसको मजाक समझ लिया है कि यार इन्वेस्टर्स को हम लोग फालतू में गाइडेंस दे देंगे और उसको फिर अचीव नहीं कर पाएंगे।
सेम स्टोरी आपकी केन्स टेक्नोलॉजी के साथ में रिपीट हुई थी। पर ठीक है, हम लोग अभी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसी कंपनी की बात करेंगे। तो ओवरऑल नंबर्स देख के, रेवेन्यू नंबर्स, प्रॉफिट नंबर्स देख के ये लग रहा है कि मैनेजमेंट यहाँ पे अपने गाइडेंस को अचीव करने में फेल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा एक बार देख लेते हैं इनका जो रेवेन्यू जो भी XYZ आया है, 8% 9% की ग्रोथ आई है, उसकी क्वालिटी कैसी है? तो उसके लिए एक बार देखते हैं इस कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर झाँक के देखते हैं कि इनके रिसीवेबल्स किस रेट से यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इनका रिसीवेबल्स एफआई 25 में था 980 करोड़ रुपए के आसपास में, अभी आया लगभग 1184 करोड़ रुपए के आसपास, मतलब रिसीवेबल्स यहाँ पे लगभग 21, 22, 23% के आसपास में ग्रोथ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप देखो रेवेन्यू की ग्रोथ रेट कितनी है, लगभग 8 से 9% के आसपास में। आपका रिसीवेबल किस रेट से बढ़ रहा है? लगभग से 20, 22, 21, 23% के आसपास बढ़ रहा है। ये मेरे को यहाँ पे ठीक, यहाँ पे डिलीवरी यहाँ पे सही नहीं लग रही है। मतलब यदि आपका ठीक है रेवेन्यू की ग्रोथ नहीं है तो एटलीस्ट अपना रिसीवेबल तो नहीं बढ़ाओ ना यार। जो आपके क्लाइंट्स है उनसे वापस अपने जो भी माल दिया, इन्वेंटरी उनको दी है, बेची, तो उसका पैसा निकालो तो सही। केवल आपको अपने इन्वेस्टर्स को यू कैन से नंबर दिखाने के पर्सपेक्टिव से आपने उनको बिलिंग कर दी, इनवॉइसिंग कर दिया, माल पहुंचाया नहीं है, तभी आपका रिसीवेबल पेंडिंग है। आप ऐसा क्यों कहानी रच रहे हो? मतलब ऐसे में यहाँ पे कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा, बट देयर इज पॉसिबिलिटी ऐसा यूज केस भी हो सकता है कि आपकी रेवेन्यू की ग्रोथ रेट 8 से 9% के आसपास में, रिसीवेबल्स की ग्रोथ रेट आपकी 20 से 22% के आसपास में, वो थोड़ा ठीक नहीं लगता। हाँ, जिस रेट से आपका सेल्स ग्रोथ किया है उसके आसपास आपका रिसीवेबल्स का ग्रोथ करेगा तो ठीक है। उल्टा कि मैं तो उस कंपनी को ज्यादा अच्छा मानता हूँ कि जिसने अपना रेवेन्यू ग्रोथ जिस रेट से किया है, उससे कम रेट से उसका रिसीवेबल्स यहाँ पे बढ़ाया। मतलब उसका मतलब ये है कि वहां पे उस कंपनी का वर्किंग कैपिटल डेज में इंप्रूवमेंट हुआ है, कैश कन्वर्जन साइकिल में इंप्रूवमेंट हुआ है। बट डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा कोई इंप्रूवमेंट तो दिखाई पड़ नहीं रहा है। तो काइंड ऑफ हमने ये सारे कौन से नंबर्स को डिस्कस करने की कोशिश करी है। एंड यदि बात करें लाइक मेजरली कंपनी कौन से अपना रूम एसी वाले सेगमेंट के अंदर काम करती है, अराउंड 60% के आसपास रेवेन्यू इसका रूम एसी वाले सेगमेंट से आता है। ऐसे सारे क्लाइंट्स है इस कंपनी के। तो काइंड ऑफ हमने इस बिजनेस को यू कैन से डिस्कस करने की कोशिश करी है, जो इसके क्वार्टर 4 एफआई 26 के रिजल्ट एंड साथ में एफआई 26 के जो रिजल्ट है उनको डिस्कस करने की कोशिश करी है। तो नंबर देख के साफ-साफ ये पता लग रहा है कि मैनेजमेंट ने यहाँ पे बारी-बारी से जो गाइडेंसेस दिए थे, उनको यहाँ पे अचीव करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। एंड साथ में ही जो रेवेन्यू की ग्रोथ की जो क्वालिटी है वो भी यहाँ पे थोड़ी गिरती हुई दिखाई पड़ रही है। अब देखते हैं लाइक मैनेजमेंट ने जो कॉन कॉल करी है, उस कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट ने यहाँ पे क्या-क्या लॉजिक्स दिए हैं, क्या-क्या रीजन बताए हैं कि हम लोगों ने हमारा गाइडेंस क्यों अचीव नहीं किया है। एंड साथ में अपकमिंग ईयर्स के लिए एफआई 27 के लिए किस तरह से अपना बिजनेस का ग्रोथ आउटलुक वो देख पा रहे हैं, एंड साथ में वहाँ पे उसके लिए क्या गाइडेंस दिया है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कॉन कॉल के पार्ट्स को। तो मैनेजमेंट से सबसे पहले यही पूछा गया कि गाइडेंस क्यों फुलफिल नहीं हुआ आपका। तो मैनेजमेंट ने इसके लिए लंबा चौड़ा अपना ज्ञान दिया है। मैं सारे पॉइंट्स आपको समरी करके बता रहा हूँ, ऑल्दो कॉन कॉल बहुत बड़ी होती है, बट कुछ-कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैनेजमेंट बोलती है कि हमारा बिजनेस लगभग 60% रूम एसी वाले सेगमेंट से आता है। ठीक है जी, और उन्होंने ये बताया कि ये जो रूम एसी वाला बिजनेस है ये काफ़ी डायनामिक है। इन लोगों ने बताया कि एफआई 26 का जो फर्स्ट क्वार्टर था, उसके अंदर मानसून एक्सटेंड हो गया था, तो मतलब काफ़ी बारिश हो गया था नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो उतनी गर्मी नहीं पड़ी थी। इसकी वजह से हमारा एसी का सेल्स ड्रॉप हो गया था। एंड साथ में मानसून और एक्सटेंड हो गया था आपके क्वार्टर 2 के अंदर भी, जुलाई अगस्त के अंदर भी चला गया था। तो वहाँ भी हमारी अच्छी खासी एसी की सेल्स नहीं हुई थी। और 15th अगस्त को हमारी गवर्नमेंट ने जीएसटी कट का यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया था। उसका इम्प्लीमेंटेशन सितंबर के एंड से होना था। तो 15 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक हमारी और यहाँ पे अच्छी खासी सेल्स नहीं हुई। जैसे ही सितंबर के एंड में सेल्स होना स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पे हमने हमारी कुछ इन्वेंटरी जो हमने बनाई थी, क्वार्टर 4 एफआई 25 के अंदर यू कैन से प्रोड्यूस करी थी, उस इन्वेंटरी को हमने लिक्विडेट करना स्टार्ट किया सितंबर के एंड में। कुछ इन्वेंटरी हमने क्वार्टर 1 में लिक्विडेट करी, कुछ इन्वेंटरी हमने क्वार्टर 2 में लिक्विडेट करी। एंड उस इन्वेंटरी को हमने लिक्विडेट करते-करते लगभग उसका 70-80% पार्ट हम लिक्विडेट कर पाए आपका क्वार्टर 3 एफआई 26 के अंदर, दिसंबर वाले क्वार्टर के अंदर। जी, अच्छी बात है। अब बताओ क्वार्टर 4 के बारे में बताओ। तो क्वार्टर 4 का नया इश्यू रेज़ हो गया। आपको तो पता ही है लाइक जो वेस्ट एशिया में जो वॉर स्टार्ट हो गया था, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो जनरेट हो गई थी, उसकी वजह से मैनेजमेंट ने बताया कि हमारे फर्स्टली रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए थे। तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए आपके कॉपर और एल्यूमीनियम के, तो हम लोगों ने उस प्राइसेस को हमारे कस्टमर तक उतना पास ऑन नहीं किया है, जिसकी वजह से हमारे इबिटा मार्जिन पे डेंट आया है। सेकंड उन्होंने ये बताया जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था कि यार आपको भी पता है एक एलपीजी का बड़ा खासा अच्छा खासा इश्यू रेज़ हो गया था, जिसकी वजह से हमारे प्लांट के अंदर भी यू कैन से ऑपरेशंस को रन करने के लिए हमारे पास में कमर्शियल एलपीजी अवेलेबल उतना नहीं था, जिसकी वजह से हमारा यू कैन से प्लांट यहाँ पे ऑपरेशनल हमारी जो पीक कैपेसिटी होती है वो यूटिलाइज हम लोग नहीं कर पाए। एंड मैनेजमेंट को तो यही कहना है और हमें भी पता है कि क्वार्टर 4 किसी फाइनेंशियल ईयर का पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ईयर होता है। बिकॉज़ उस टाइम पे इन्वेंटरी बिल्डअप करनी पड़ती है और अपने क्लाइंट्स को देनी पड़ती है, ताकि वो क्लाइंट्स अपने किसी न किसी रिटेलर के थ्रू या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेंटरी यहाँ पे बेच सके आम जनता को। तो साफ-साफ यहाँ पे क्या दिखाई पड़ा है, यार जो इन्वेंटरी ये लोग बना के अपने देने वाले थे क्लाइंट्स को, वो बनी ही नहीं है। प्लांट पीक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे गया ही नहीं है। तो जब प्लांट आपका क्वार्टर 4 के अंदर एक पीक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे पहुंचता रहा, ऐसा नहीं हुआ है, तो आपको ऑपरेटिंग लिवरेज मिलने की बजाय आपको ऑपरेटिंग डिलीवरेज मिलेगा और इसी कारण से इनका इबिटा मार्जिन क्वार्टर 4 के अंदर फॉल कर गया, बिकॉज़ जितना प्रोडक्शन करना था उतना प्रोडक्शन हुआ ही नहीं है। सिंपल सी बात ये है। तीसरा बात मैनेजमेंट ने ये बताया कि लाइक
हमने जो यहाँ पे रो मटेरियल के जो पार्ट्स कुछ आते हैं, लाइक जो हमने प्रोक्योरमेंट करा है, लाइक यू कैन से पहले लोग कंप्रेसर यू कैन से चाइना से किसी कंपनी से प्रोक्योर करते थे, लाइक उस एसी के अंदर फिट करने के लिए। तो इनका कहना है कि लाइक हम जो कंप्रेसर मंगाते थे, जो पार्ट्स हम लोग मंगाते थे हमारे पूरे एंड प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसकी पेमेंट हमें डॉलर में करनी होती थी और हमें वो पेमेंट इंस्टेंट नहीं करनी होती, वो हमें 1 महीने, 1.5 महीने के इंतजार में करनी पड़ती है, बिकॉज़ इनका जो भी टर्म्स बना हुआ है इनके वेंडर के साथ में, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। उनको पेमेंट हमें डॉलर में करनी पड़ती है और हमारा रुपया काफ़ी ज़्यादा डिप्रिशिएट हुआ है, यू कैन से मार्च के क्वार्टर के अंदर। उसकी वजह से हमें करेंसी लॉस भी हुआ, मतलब फॉरेक्स लॉस भी हुआ, लगभग 30 से 35 करोड़ रुपए के आसपास में। तो इन तीनों चारों रीजन को मिला लें, इसकी वजह से क्वार्टर 4 के अंदर इस कंपनी को लगभग 400 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू लॉस हुआ है और इसी कारण से इस कंपनी को ऑपरेटिंग लिवरेज मिलने की बजाय ऑपरेटिंग डिलीवरेज मिला है। तो हमने ये स्टोरी मैनेजमेंट की तरफ से सुनी, इससे क्या समझ में आ रहा है? यार इस जिस ये कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है, बी2बी कंपनी है, रूम एसी वाला इनका सबसे बड़ा यू कैन से मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। काफ़ी डायनामिक बिज़नेस है। यहाँ पे कोई ऐसे स्ट्रक्चरल ग्रोथ वाला बिज़नेस नहीं जो हम लोग कंज्यूमर कंपनीज़ में डिस्कस किया करते हैं। तो ये लर्निंग हमें हमें इस मैनेजमेंट में जो कॉन्कॉल हुआ है, मैनेजमेंट ने जो लॉजिक्स दिए हैं, रीज़न दिए हैं, रेवेन्यू ग्रोथ नहीं करने के, उसके अकॉर्डिंग मिलती है। सेकंडली बात करते हैं कि यार अपकमिंग लाइक ईयर्स के अंदर या फिर करंट ईयर के अंदर इनका कैपेसिटी इंक्रीज करने का किस तरह का गाइडेंस था। तो आप लोगों को याद होगा कि लाइक इन लोगों ने दिसंबर 2024 के अंदर जब अच्छा खासा इनका बिज़नेस चल रहा था, बिज़नेस लगभग 40-45% से कंसिस्टेंटली ग्रोथ कर रहा था एफवाई 23, 24, 25 के अंदर। उस टाइम पे इस कंपनी ने 1500 करोड़ रुपए का फंड रेज़ किया था क्यूआईपी के द्वारा। उस फंड को ये लोग यूटिलाइज़ करने वाले थे अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन करने में एफवाई 26 के अंदर, एफवाई 27 के अंदर। तो लगभग 750 करोड़ रुपीस का कैपेक्स इन लोगों ने किया एफआई 26 के अंदर, 400 करोड़ रुपीस का कैपेक्स करने वाला एफआई 27 के अंदर। तो इनकी जो नई कैपेसिटी आने वाली है, कुछ रूम एसी की जो एक्जिस्टिंग कैपेसिटी थी उसको उसका ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन किया है। साथ में रेफ्रिजरेटर की नई कैपेसिटी आ रही है एंड साथ में लोग अपना इन हाउस खुद का कंप्रेसर बनाने की फैसिलिटी भी ऑपरेट करने वाले हैं। क्वार्टर 4 एफआई 27 से लाइव हो जाएगी। तो इनका कहना है कि हमारा एफआई 28 के अंदर मार्जिन में थोड़ा एक्सपेंशन हो सकता है, बिकॉज़ अभी हम लोग कंप्रेसर बाहर से प्रोक्योर करते हैं और जो बाहर से कंप्रेसर प्रोक्योर करते हैं तो उनको भी एक पेमेंट देना पड़ता है। तो जो मार्जिन हमारा बन सकता है उतना मार्जिन उतना बनता नहीं है। तो ये अच्छी बात है, बट उसका इम्पैक्ट इनको क्वार्टर एफआई 28 के अंदर दिखाई पड़ेगा। दैट इज़ डिफरेंट थिंग। ठीक है, मतलब कंप्रेसर भी खुद का ही हो जाएगा, तो जो एसी पूरा ये लोग कॉम्बैट पूरा बनाते हैं, उसके अंदर इनका यू कैन से कंप्लीटली खुद के ही यू कैन से पार्ट्स लगेंगे, तो अच्छी बात है। मतलब खुद की कंप्रेसर की फैसिलिटी ला रहे हैं। तो ये काइंड ऑफ ये लोग कैपेक्स प्लान किया है जो एग्जीक्यूट होने वाला है। तो हमने बात कर ली कैपेक्स की। अब बात करते हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करते हैं। मैनेजमेंट से पूछा गया कि आपका रूम एसी का पीक कैपेसिटी पे कितना यूनिट्स प्रोड्यूस हो सकता है। तो मैनेजमेंट आंसर दिया लगभग 4.5 मिलियन यूनिट्स हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं एनुअली। करंट आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है? तो उन्होंने बताया लगभग 45% के आसपास में है। मतलब जो मैनेजमेंट ने प्लान किया था अपना एफवाई 23, 24, एफवाई 25 की बिजनेस ग्रोथ को देख के कि ऐसे ही हमारा बिजनेस कंसिस्टेंटली 35-40-45% से ग्रोथ होता रहेगा, उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे अच्छा खासा कैपेसिटी एनहांसमेंट किया गया। जो कैपेसिटी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी करंट कैपेसिटी कितनी यूटिलाइज है? लगभग 45% के आसपास में। तो ये लोग अराउंड अराउंड जब तक वापस 10, 11, 12 हज़ार करोड़ रुपीस के रेवेन्यू तक पहुंचेंगे, तब तक इनको शायद नई कैपेसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इनको जितना मेजॉरिटी ऑफ द कैपेक्स करना था वो एफआई 27 तक शायद इनका कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने बात करी कैपेसिटी के पर्सपेक्टिव से। अब इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करते हैं कि एफआई 27 के लिए अपने बिजनेस को ग्रोथ करने का क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे एफआई 27 के अंदर बिजनेस ग्रोथ करने के लिए अपना गाइडेंस देने से बिल्कुल साफ-साफ मना कर दिया। मतलब मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमारे साथ बहुत यू कैन से हमने काफ़ी टाइम यू कैन से एफआई 26 में गाइडेंसेस दिए थे, उसको हम लोग यू कैन से अचीव नहीं कर पाए। तो इट्स अ लर्निंग फॉर अस, हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है कि हम लोग एफआई 27 का आपको कुछ गाइडेंस दे दें। बिकॉज़ काफ़ी सारा डायनामिक सिचुएशन चल रहा है मार्केट के अंदर। अभी भी जो एक मानसून का जो एल निनो इफेक्ट जो आ रहा है, मतलब एन नंबर ऑफ थिंग्स है। मैनेजमेंट का खुद का कहना है कि वी आर नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट फ्रॉम आवर साइड कि हम लोग कुछ आप लोगों को यू कैन से गाइडेंस दें। ऑल्दो बहुत सारे एनालिस्ट लोगों ने ग्रिल किया बारी-बारी से कि कुछ तो गाइडेंस दो, कुछ रेवेन्यू ग्रोथ का तो बता दो, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का बता दो, कुछ तो बता दो, बट कोई गाइडेंस नहीं आया। हाँ, एक गाइडेंस जरूर दिया कि हमारा एफवाई 27 के अंदर EBITDA मार्जिन लगभग 8% के आसपास में रहेगा। लास्टली वो गाइडेंस जरूर दे दिया एंड ये बोला कि जिस तरह से हमारा रेवेन्यू ग्रो करेगा, उसी के बेसिस पे हमारा यू कैन से प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे ग्रो कर पाएगा। एंड साथ में ये भी बोला कि ऐसे ठीक है, यदि इंडस्ट्री जिस रेट से ग्रोथ करेगी, उससे हम लोग मे बी 1.5x के रेट के आसपास में ग्रोथ कर सकते हैं। मतलब ये सीन देख के ये लग रहा है, जो बोलते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूंक-फूंक के पीता है। वो वाला सिचुएशन मेरे को यहाँ पे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के मैनेजमेंट कॉन कॉल के अंदर दिखाई पड़ रहा था। ठीक है, जॉब से पार्ट, बट देखो बिज़नेस कितना डायनामिक है, किस तरह से चीज़ें यहाँ पे टर्न ऑन हो रही हैं, मतलब तो क्या ही कह सकते हैं। मतलब इससे हमें क्या सीख मिलती है कि यार जो ये बी2बी बिज़नेसेस होते हैं, ऑर्डर बुक वाले बिज़नेसेस होते हैं, मतलब जो यू कैन से
कंज्यूमर सेगमेंट का पार्ट नहीं है, मतलब यू कैन से स्ट्रक्चरल यू कैन से बिजनेस ग्रोथ का पार्ट नहीं है। वहां पे मैनेजमेंट की गाइडेंस पे भरोसा कर सकते हैं, बट जिस तरह से बिजनेस के डायनेमिक्स चेंज होते हैं उसके बेसिस पे वो बिजनेस की ग्रोथ में भी दूर जा सकती है। तो ये चीज हमें यहाँ से यू कैन से लर्निंग करनी पड़ेगी। ऑल्दो सबसे बिगेस्ट लर्निंग क्या है, मैं अभी और वैल्यूएशन एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, तो उसका डेफिनेटली आपको पता लग जाएगा अभी। अब एक बार इस कंपनी को थोड़ा वैल्यूएशन एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से और देख लेते हैं। तो ऑल्दो मैनेजमेंट की तरफ से रेवेन्यू ग्रोथ का कोई भी गाइडेंस नहीं है, तो ठीक है, हम लोग एज सच कोई अजम्पशन तो नहीं कर सकते कोई हाई बिजनेस ग्रोथ का। बट हाँ, यदि इंडस्ट्री लेट से 10, 12, 13% के आसपास ग्रोथ करती है, तो काइंड ऑफ 1.5x का इंडस्ट्री ग्रोथ ले सकते हैं, मे बी 17, 18, 19% के आसपास का बिजनेस ग्रोथ रेट यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं आपका पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के लिए FY 27 के अंदर। करंटली इस कंपनी की मार्केट कैप कितनी है, लगभग 13,500 करोड़ रुपए के आसपास में है। कंपनी का रेवेन्यू का नंबर कितना था FY 26 में, लगभग 5200-5300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है। इबिटा मार्जिन गाइडेंस क्या है, लगभग 8% के आसपास में है। पैट मार्जिन कितना एक्सपेक्टेड है, मे बी अराउंड 4% के आसपास में। ऑल्दो कोई गाइडेंस नहीं है, बट जो इनका पुराना जो इबिटा मार्जिन 8% दिया है, उस टाइम पे कितना पैट मार्जिन रहा, उसके बेसिस पे थोड़ा मैं एक्स्ट्रापोलेट करके आपको नंबर्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ऐसे कोई ये गाइडेंसेस नहीं है। मतलब मैं ये जो आपको वैल्यूएशन एनालिसिस बना के दे रहा हूँ, ये ऐसे कोई मैनेजमेंट का गाइडेंस नहीं है। एक जो काइंड ऑफ यू कैन से बिजनेस का सेंस जो बन रहा है इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, उसके बेसिस में आपको यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यदि 4% का पैट मार्जिन लेता हूँ, तो मोटा-मोटी इनका प्रॉफिट कितना बन सकता है FY 27 का, लगभग 250 करोड़ रुपए के आसपास में। करंट मार्केट कैप कितनी है, 13,500 करोड़ रुपए के आसपास में। तो फॉरवर्ड पी रेशियो कितना बनता है, लगभग 55 के आसपास में। बिजनेस की ग्रोथ रेट लगभग 15, 16, 17% के आसपास में। तो फॉरवर्ड पै कितना बनेगा, समथिंग 3 के आसपास में। तो यदि कंपनी सपोज ग्रो 17-18% से ग्रोथ करती है FY 27 के अंदर, तो फॉरवर्ड पै 3 का बनता है। मतलब वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से मेरे को यहाँ पे एक्सपेंसिव लग रहा है इस वाले एंगल में। अब देखो, यहाँ पे हमें मतलब ये हमने चलो एक वैल्यूएशन एनालिसिस कर लिया, बट ऐसा कोई मेरे को उतना रिलेवेंट नहीं लगता। बट यदि हमने जो कैलकुलेट किया उसके बेसिस में मेरे को यहाँ पे एक एक्सपेंसिव डील नजर आती है। एक काइंड ऑफ मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, क्या पता ये लोग FY 27 के अंदर 30% से क्रॉस कर जाएं, तो मेरी सारी कैलकुलेशन यहाँ पे फेल हो सकती है। बट मैं कहना क्या चाहता हूँ कि यार, यदि अपन पूरे इस सिनेरियो को देखें, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के सिनेरियो को देखें लास्ट के 3-4 साल के पर्सपेक्टिव से, तो हमें सबसे बड़ी क्या लर्निंग मिलती है। ये कंपनी जब FY 23, FY 24, FY 25 में 40, 45, 50% से ग्रोथ करती थी, तो उस टाइम मार्केट इनको बहुत हाई पी रेशियो देता था। मतलब पी रेशियो के पर्सपेक्टिव से इस कंपनी का री रेटिंग हुआ था और कंपनी का स्टॉक लगभग 1000 के आसपास तक पहुंच गया था। अच्छी खासी मार्केट कैप भी बन गई थी। बट जैसे ही कंपनी की ग्रोथ स्लो डाउन हुई, रेवेन्यू यहाँ पे स्टैग्नेंट दिखना स्टार्ट किया, तो मार्केट ने यहाँ पे अच्छी खासी पिटाई भी की है। अच्छा खासा स्टॉक को यहाँ पे पनिश भी किया गया, और आप देखो ना, स्टॉक लगभग 1000 से गिर के लगभग 450 के आसपास तक पहुंच गया। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जब तक कोई बिजनेस के अंदर अंडरलाइन, जब तक किसी कंपनी के अंदर अंडरलाइन बिजनेस के अंदर ग्रोथ है, तब तक मार्केट उसको रिलेट करता है और अच्छा यू कैन सी उस कंपनी की मार्केट कैप ग्रो करती है। बट जैसे ही कंपनी की ग्रोथ गायब हो जाती है, उसके बाद में उस कंपनी को, इस कंपनी के मार्केट कैप की पिटाई यू कैन से स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी दिखाई पड़ने लग जाती है। यही चीज हमने केन्स टेक्नोलॉजी वाले केस के अंदर डिस्कस करी थी। उन लोगों ने भी अपना गाइडेंस यहाँ पे अचीव नहीं किया था, एंड साथ में उन लोगों ने तो अभी FY 27 के लिए, मतलब जो जो शुरुआत में वो लोग गाइडेंस देते थे $1 बिलियन का रेवेन्यू अचीव करने का FY 28 का, उससे भी मुकर गए हैं। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि यार, जो B2B बिजनेसेज हैं, जहाँ पे बिजनेस को लेकर हम लोग प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं कर सकते, बहुत सारे डायनेमिक सिचुएशन बनते हैं, उसके अंदर जब तक ग्रोथ है, तब तक ग्रोथ है। यदि बुल मार्केट चल रहा है, तो मार्केट कैप को आसान आसमान तक पहुंचा दिया जाएगा। बट जैसे ही बिजनेस की ग्रोथ गायब हुई, यदि आपकी इवन से स्टेगनेंट ग्रोथ दिखाई पड़ी, कुछ बिजनेस में हिंड्रेंस आया, तो मार्केट यहाँ पे अच्छी खासी धुलाई पिटाई करता है। स्टॉक प्राइसेस 40, 50, 60, 70% तक करेक्ट कर जाते हैं। तो ये यूज केस यहाँ पे यू कैन से केन्स टेक्नोलॉजी के अंदर, साथ में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के अंदर देखने को मिल रहा है। ये हमारी सबसे बड़ी लर्निंग है, यू कैन से पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और केन्स टेक्नोलॉजी वाले सिनेरियो को देखते हुए। अब लर्निंग तो हमें मिल गई, हमें करना क्या चाहिए? उसके पर्सपेक्टिव से मैं, जैसे मेरे काफ़ी सेशंस के अंदर, लाइव सेशन के अंदर, मल्टीपल वीडियोज़ के अंदर बारी-बारी से आप लोगों को बताता रहता हूँ कि हम लोग एज़ ए रिटेल इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं। हमें यार मेजरली वो बिज़नेसेस को फोकस करना चाहिए, जो बिज़नेस की सर्टेनिटी भी दिखाई पड़ती हो और अगले साल के बिज़नेस नंबर्स की प्रेडिक्टेबिलिटी भी यहाँ पे अच्छे से हो जाती है। और वो कौन से बिज़नेसेस के अंदर हो पाती है ऐसा सर्टेनिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी? वो कंज्यूमर बिज़नेसेस के अंदर होती है। और कौन से कंज्यूमर बिज़नेसेस होते हैं? यू कैन से एफएमसीजी बिज़नेस हो गया आपका, हॉस्पिटल्स हो गए, डायग्नोस्टिक लैब्स हो गया, एनबीएफसी हो गया, बैंक्स हो गए, रिटेल बिज़नेस हो गए, रिटेल सेगमेंट में काम करने वाली कंपनीज़ हो गई। मतलब यहाँ पे प्रेडिक्टेबिलिटी क्यों आती है? भाई हॉस्पिटल वाले बिज़नेस के अंदर, वो हॉस्पिटल अपना बेड कैपेसिटी किस रेट से बढ़ा रहा है, तो हमें पता लग जाता है। एयरपोर्ट किस रेट से बढ़ा रहा है, ऑक्यूपेंसी किस डायरेक्शन जा रही है, तो वहाँ से हमें पता लग जाता है कि इसका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू आएगा। रिटेल बिज़नेस के अंदर क्या होता है कि भाई हमें पता है वो कंपनी अपना शोरूम किस रेट से बढ़ाना चाह रही है, कितने नए शोरूम ऐड करना चाह रही है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो वहाँ से हमें वॉल्यूम ग्रोथ की क्लैरिटी मिल जाती है।
बैंक्स और एनबीएफसीज के अंदर किस तरह से अपना ब्रांच एक्सपेंशन कर रहा है, वहां से हमें पता लग जाता है लोन बुक की ग्रोथ किस डायरेक्शन जाएगी। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जो कंज्यूमर बिजनेसेस हैं, जहाँ पे सर्टेनिटी है और बिजनेस नंबर की प्रेडिक्टेबिलिटी है अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए, हमें उन कंपनीज को ज्यादा फोकस करना चाहिए हमारी वॉच लिस्ट के अंदर। और ऐसे बहुत सारे कंपनीज की बिजनेस को एनालिसिस करके वीडियोस बना के मैंने इस चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, जो कंज्यूमर सेगमेंट से बिलोंग करने वाले बिजनेस है। मैं डे वन से, जब से मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट करी है, तब से हमेशा ये फोकस करता हूँ, तब मतलब शुरुआत से ही मैंने हमेशा फोकस करने की कोशिश करी है। इवन यू कैन से फर्स्ट वीडियो के अंदर जो मैंने अपलोड किया था सितंबर 2025 के अंदर, उसके अंदर भी ये चीज बताई है कि हमें फोकस करना चाहिए कंज्यूमर बिजनेसेस के ऊपर। और कंसिस्टेंटली मैं उसी को यहाँ पे रिपीट करता गया मल्टीपल लाइव सेशन के अंदर भी। इवन दो मतलब सीधी सी बात है, लाइक हमें जहां पे बिजनेस को लेके प्रेडिक्टेबिलिटी है, सर्टेनिटी है, उस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अदरवाइज जो वोलेटिलिटी होती है 50, 60, 70% ऊपर नीचे की, वी एज ए रिटेल इन्वेस्टर मे भी ना झेल पाए खुद के कैपिटल के साथ में। हाँ, जो डीआईज हैं, एफआईज है, जिनके पास वो दूसरे लोगों का पैसा मैनेज कर रहे हैं, उनको उतना दुख दर्द नहीं होगा, बट हमें तो होगा ना यार, वी आर ह्यूमंस, राइट? हमारा खुद का पैसा इन्वॉल्व है, तो ये चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आई थिंक जो हमें सबसे बड़ी लर्निंग मिलती है इन टाइप के बी टू बी बिजनेसेस, लाइक यू कैन से, लाइक जो मैंने आपको बताया, मैं पहले भी रिपीट करता रहता हूँ बहुत सारे बिजनेसेस को लेके, और जो काफी लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं मेरे को, बिकॉज ये जो जितने भी ये बी टू बी बिजनेसेस जो ऑर्डर बुक पे काम करते हैं, बी टू बी है, बी टू जी है, लाइक आपका सोलर पावर, रेलवे, इंफ्रा, डिफेंस, ईपीसी, जो जितने भी लाइक बिजनेसेस हैं, इन बिजनेस में ऐसे तो कंपनी बंद नहीं होगी, बट बिजनेस अगले साल कितना सर्टेन है, कितने रेवेन्यू की प्रेडिक्टेबिलिटी है, कितना यू कैन से इबिटा मार्जिन बनेगा, कितना पैट मार्जिन बनेगा, वो कैलकुलेट करना मेरे बस की बात तो नहीं है। मतलब मैंने बहुत कोशिश करी इन सबको कैलकुलेट करने का, रिसर्च करने का, बट हर बार मेरे को यहाँ पे उस कंपनी से धोखा मिला है। मतलब देखो यार, जो कितनी सारी ये बी टू बी कंपनीज है, मतलब सोलर पावर, रेलवे, इंफ्रा, यू कैन से डिफेंस कह दो, या फिर यू कैन से ईपीसी कंपनीज कह दो, जिनके EBITDA मार्जिन कैसे फ्लक्चुएट होते हैं यार, 15%, 20%, 11%, यू कैन से 18%, कितना फ्लक्चुएट होता है। मतलब कैसे, मतलब अगले साल की जब नंबर्स की प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, कितना रेवेन्यू होगा, कितना यू कैन से EBITDA मार्जिन बनेगा, कितना प्रॉफिट बनेगा, तो फिर कैसे हम लोग यू कैन से आगे के नंबर्स को प्रेडिक्ट कर पाएंगे, कैसे हम लोग एक वैल्यूएशन एनालिसिस उस कंपनी हम लोग कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। मतलब अगेन मैं इन समरी कहना चाहता हूँ कि सारी चीजों को बता के मैंने मेरे पर्सपेक्टिव, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको देने की कोशिश करी है। ऐसा कोई मेरी तरफ से स्टॉक रिकमेंडेशंस बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इन कंपनीज को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है या फिर नहीं बनाना है। बिकॉज़ मैं बारी-बारी से आप लोगों को कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशंस। मेरा बस केवल इतना ही टारगेट होता है, इतना ही इंटेंट होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूँ, इतना समझा दूँ, आप लोग भी अच्छे से सीख सको और एज ए इंडिपेंडेंट ग्रोथ इन्वेस्टर बन के अपने पोर्टफोलियो के डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से ले सको। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपके कोई क्वेरी क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा उन सारी क्वेरीज को, क्वेश्चंस का रिप्लाई करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।